अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज सुल्तान सऊदी अरब से अलसुल ऑफिशियल बोले तो आपके सामने फिर हाजिर है। आप सभी को सलाम नमस्कार से सिरकाल करता है। आप सभी लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है, ज़िंदगी कैसे कट रही है। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 जो है बहुत ही रोमांचक स्थिति में है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस बार का इलेक्शन जो है बिहार असेंबली 2020 का इलेक्शन बहुत ही सारे इलेक्शन से अलग मायने रखता है। देख रहे हैं कि किस तरह से नेता जो है क्या क्या बातें कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता और जेडी के नेता तेजस्वी यादव इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ काम की बातें कर रहे हैं। इसलिए जनता जो है उनके साथ जुड़ रही है और जनता जो है जुड़ने में अपनी ताकत दिखला रही है और दिखला रही है कि आगे आने वाले दिनों में बिहार बदलने वाला है और बिहार में जो सरकार बनने वाली है वो युवा की सरकार बनने वाली है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि किस तरह से बिहार की राजनीतिक चेंज हुई है और किस तरह से जनता जो है वो बेहाल थी, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो आने वाले दिनों में आप देखें कि किस तरह से जनता जो है वो इस यंग नौजवान नेता तेजस्वी यादव का साथ देती है और अपने वोट से, अपने मताधिकार से किस तरह से उसको मजबूत करती है। इन सारी चीज़ों को आप खुद भली भांति जानते हैं और देख भी रहे हैं। इलेक्शन पहले हुआ करते थे तो कटाज भी होते थे और बहुत सारी बातें बोली जाती थीं, लेकिन अभी जो बातें हो रही हैं, कटाच हो रही हैं। कोई बोल रहा है कि परिवार की पार्टी है, कोई बोल रहा है कि मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, कोई बोल रहा है कि जंगल राज का युवराज। तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हैं कि जंगल राज का युवराज जो है वो शेर की तरह बढ़ रहा है और शेर जो है जब आगे बढ़ता है तो बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव जो भी कर रहे हैं और जो भी उनके पीछे है, जो उनको बता रहा है, समझा रहा है और क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है और किससे बचना है, ये सारी चीज़ें आप खुद देख रहे हैं और समझ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में 71 सीट के लिए इलेक्शन हो चुके हैं। आप सभी को मालूम है सारे लोगों का मत जो है ईवीएम में बंद हो गया है और वो 10 तारीख को खोला। दूसरे चरण का जो मतदान है वो कल होने वाला है 3 नवंबर को और वो 94 सीटों के लिए होने वाला है, जो कि मुकाबला काफ़ी सख्त है और मुकाबला काफ़ी सख्त देखने को मिल रहा है। जो कि सरकार जेडीयू और बीजेपी जो है मिलकर लड़ रही है और इधर से कांग्रेस और आरजेडी जो है सीपीआई मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये देखा जा सकता है कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं और किस तरह से चुनाव में लोग दूसरे को किस तरह से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव के बेटे जो तेजस्वी यादव हैं, जो कि काफ़ी उभर कर आए हैं और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। जनता जो है काफ़ी उनके सपोर्ट में खड़ी है और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने प्रोग्राम, अपने जलसे में, अपने तकरीर में सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तुम्हें रोज़गार दूंगा, शिक्षा दूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, सड़कें दूंगा, पानी दूंगा। ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखने को इसलिए मिल रही हैं कि आखिर बात क्या है और क्या वजह है और किस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ हो रही है। काफ़ी मजमा है, काफ़ी लोग हैं और वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि एक 31-32 साल का लड़का तेजस्वी यादव किस तरह से 16 से 18-19
रैली को अटेंड कर रहा है, आप समझ सकते हैं किस तरह से वो मजमा में कूद कर जाता है और किस तरह से पब्लिक जो है उसको अपना मानकर सपोर्ट करती है और फिर जो है वो जिताने की कोशिश में लगी हुई है। मैंने ऐसा लगता है कि जिस तरह से बिहार जो है चेंजिंग की तरफ जा रहा है, बिहार में चेंजिंग होनी चाहिए। बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार में एजुकेशन की कमी है, बिहार में हॉस्पिटल की कमी है, बिहार में सारे चीज़ों की कमी है। बिहार में किसानों का कर्ज भी माफ़ होना चाहिए, गरीबों की मदद होनी चाहिए। जो पलायन मज़दूर आए हैं उन पलायन मज़दूरों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो भी सरकार आए, अब वो चीज़ नहीं होने वाली है कि सरकार नहीं बदलेगी। कोई 15 साल हुकूमत करता है, कोई 20 साल हुकूमत करता है और फिर काम नहीं कर पाता है। तो इन सारी चीज़ों से ये कहा जा सकता है कि किस तरह से सरकार को चेंज करना है, इसलिए कि जनता ही सब कुछ करती है। जनता जनार्दन है और जनता सब कुछ करती है। तो हमको ये देखना है कि कल 3 नवंबर है और 3 नवंबर को हमको किस तरह से अपने मताधिकार का उपयोग करना है। आपके सामने बहुत सारी पार्टियां हैं, आपके सामने बहुत सारे नेता हैं, आपके सामने बहुत सारे लोग आपको लुभाएंगे, पैसा देंगे, आपको बताएंगे और आपके वोट को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है कि हर बार ऐसा ही हुआ है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से पब्लिक को बरगलाया जाता है, किस तरह से पब्लिक को अपने मताधिकार को बर्बाद करने के लिए समझाया जाता है। और होता क्या है, जो जीतने वाला होता है वो जीतता है और जीतने वाला नहीं होता है वो नहीं जीतता है। जनाब शमशाद आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। अंजुम खान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, अभी के हालात में जीतने के लिए जो आप बोल रहे हैं कि कौन जीतेगा, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि एक नौजवान लड़का सारे लोगों को हिलाए हुए है। उससे तो ये जाहिर होता है कि जनता जो है वो चेंज चाहती है। जनता चाहती है कि चेंजिंग हो और बिहार में जो है एजुकेशन की स्थिति अच्छी की जाए, रोज़गार की सहूलत की दिया जाए और लोगों को हर चीज़ की कमी ना हो। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य है, रोज़गार में भी और एजुकेशन में भी और सारी चीज़ों में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी एनडीए की सरकार अभी चल रही है, वहाँ पे नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार जैसे आदमी आप समझ सकते हैं सुशासन बाबू थे, आज वो इस हालत पे आ गए हैं कि वो उनको बोलना पड़ रहा है, उनको लेना पड़ रहा है। वही नीतीश बाबू हैं जब आरजेडी और जेडीयू के साथ 2015 में अलायंस था और वो इलेक्शन लड़े थे, तो वो ये कहते थे कि बीजेपी के माने होता है बड़का झूठा पार्टी। तो ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में आप देखें कि किसको चेंज करना है, मेन इसको चेंज करना है। हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी मिल जाए, आरजेडी नीतीश कुमार से मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि पॉलिटिक्स होती है। चांस महागठबंधन का है, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई सीपीआईएमएल का चांस बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारे जगह पे गैदरिंग हो रही है, कि जैसे यादव को देखने के लिए उमड़ पड़ी है, उनके बातों को सुनने के लिए उमड़ पड़ी है, उनके बातों पर हाथ उठा करके उनका धन्यवाद करती है, उनके बारे में बोलती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो भी है जनता जो है बदलाव चाह रही है और बदलाव होगा, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। उस वक्त जो माहौल ख़राब हुआ था, जिस वक्त कोरोना काल में, कोरोना काल तो अभी भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस कोरोना काल में किस तरह से लोगों को डराया गया था, धमकाया गया था कि अब यहाँ से निकलो। मालिक भाग गए थे, मालिक जो है परेशान कर दिया था, मालिक अपना घर को बंद करके भाग गए थे। तो वो बिहारी जो पलायन मजदूर होकर आए हैं, किस हालात में, किस तरह से भूखे पेट कोई इस दुनिया से चले गए, कोई बीमार पड़ गए और कोई आए तो उनके खाने का इंतज़ाम भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो उस वक्त ही पता चल गया था कि
आने वाले दिनों में जो इलेक्शन बिहार असेंबली 2020 के होने वाले हैं उसमें जो चीज़ सामने आएगी वो देख ली जाएगी। तो वही चीज़ सामने आ रही है, वो पहले से ही बता दिया था, प्रेडिक्शन तो वही था। लेकिन इस बात पे निर्भर और मुनहसर लोग कर रहे थे कि किस तरह से लल्लू यादव जो हैं वो जेल में बंद हैं और वहाँ पे आरजेडी को देखने वाला कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि सारे नेता को, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि तेजस्वी यादव से आगे निकल चुका है। घर में भी काफ़ी उनके प्रॉब्लम थी। जब लालू यादव जेल जा रहे थे तो प्रॉब्लम ये चल रही थी कि हमारे बाद कौन नेता बनेगा, तेजस्वी यादव, मीसा भारती या फिर तेजस्वी यादव। लेकिन वहाँ पे घर में भी काफ़ी टेंशन का माहौल था, काफ़ी लोग परेशान थे, लालू यादव खुद परेशान थे। लेकिन लालू ने कहा कि मुझे तीसरे बेटे पे, तेजस्वी यादव पे ज़्यादा आस्था है, पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ तो देखा गया है होते हुए असेंबली में बहुत सारी बातों को तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे तरीके भी हैं। अभी के बिहार असेंबली 2020 का जो है इस सिचुएशन में तेजस्वी यादव जो कि जनता को पसंद आ रही है और जनता जो है भीड़ लगा रही है, जनता जो है सुन रही है और जनता को चाहिए कि अपना मताधिकार का प्रयोग सही जगह पर करें और सही जगह पे। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इन सारी तेजस्वी यादव जो हैं वो एक दिन में 18 कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊर्जा है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। तेजस्वी यादव ने ठान लिया है कि हमको बिहार को बनाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगारी ख़त्म करनी है, बिहार में कल कारखाने खोलने हैं और बिहार में जितने काम रुके हुए हैं उन काम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बिहार में के बंदे जब बाहर जाते हैं तो वो काम करते हैं, उनके मालिक को तरक्की होती है। तो वो बंदा जब अपने स्टेट से निकलकर दूसरे स्टेट में जाता है, काम करता है, तो अपने मालिक को आगे बढ़ाता है, मालिक जो है उसको पगार देते हैं। अगर वही काम हमारे बिहार में हो, ना कि बड़े बड़े कारखाने खोले जाएं, ना कि ऐसी कोई ऐसी बात हो जो कारखाने बंद हैं उनको खोला जाए, छोटे छोटे कल कारखाने खोले जाएं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोली जाएं, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, बड़ा आगे सोचा जाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाया जाए, इंडस्ट्रियलिस्ट आकर देखें, उनको सहयोग किया जाए और बिहार में करप्शन को ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो बिहार में आगे बढ़ने की बहुत ही संभावना है। बिहार में बिहारी जो हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में बिहारी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे मेहनत करते हैं, मेहनत करके दो पैसा अपने घर पे अपने लोगों का, अपने फैमिली का ख्याल रखते हैं, तब वो ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन यहाँ पे हालात ये है कि पलायन मज़दूर किस तरह से आए थे, उस वक्त उन लोगों को सोचना चाहिए था कि हमको किस तरह से उनको लेके आना है, किस तरह से उनका ख्याल रखना है और किस तरह से उनके लिए सोचना है। तो सरकार ने नहीं सोचा तो वो एक मजबूरी बनी हुई है। ये नहीं है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो तो एक मजबूरी है, उस मजबूरी के तहत सरकार तो बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो चीज़ कही जा रही है उस पर अमल करना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर अमल नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, रोज़गार नहीं देंगे, हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, एजुकेशन को नहीं सुधारेंगे, जो टाइम से रिज़ल्ट आना चाहिए, टाइम से मार्कशीट मिलना चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए,
हर चीज़ पर लोगों का पकड़ होना चाहिए। गवर्नमेंट होती है, लेकिन ये देखा गया है कि भाई 6 साल और 7 साल में अगर बंदा एजुकेशन ग्रेजुएशन पास करता है तो उसकी उम्र तो आगे बढ़ जाती है, वो खुद परेशान हो जाता है, परेशानी में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। जब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई गलत लाइन में चला जाता है, कोई कुछ करने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट को समझना है, गवर्नमेंट को बताना है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या करती है। तो कहने का मतलब यह है कि आज के इस हालात में सिचुएशन आती रहती, आगे की बात सोची जाए, आगे क्या हल किया जाए और आगे के बारे में देखा जाए कि आगे किस प्रकार को चलना चाहिए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बदलाव हो रहा है, अब बदलाव होगा। बदलाव होने के बाद सरकार को अच्छे से चलाना होगा, सरकार को अपना काम करना होगा और जो भी उन्होंने वादा किया है जनता के सामने उनको पूरा करना होगा। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है, जनता बैठाना भी जानती है, जनता गिराना भी जानती है, क्योंकि ये बिहार की जनता है, ये हिंदुस्तान की जनता है। आप समझ सकते हैं कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं दिया जाएगा तो ये भी कहा जाएगा कि हमको किस तरह से रोजगार देना है और नहीं होता है कि हमको इतना है, हमारे पास इतना है, हम अच्छे से रोजगार दे सकते हैं। तो उस पर अमल करने के लिए अभी ही से काम करना पड़ेगा, अभी से अच्छे अच्छे आईएएस को रखना पड़ेगा, उनसे मशवरा करना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेंगी और आगे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फेंक फाक नहीं होना चाहिए। फेंक फाक अगर होता है तो फिर वही फेंक फाक होगा कि आप समझ सकते हैं कि के 2 करोड़ रोजगार आपको मिलने वाला था, हर साल 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। 15 लाख हर के खाते में आने वाला था, वो भी नहीं आया। किसान का कर्ज माफ होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। तो एजुकेशन के लिए हर चीज मिलने वाली थी, वो भी नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि अभी सारी चीज देखी जा रही हैं कि इस पर अगर अमल किया जाएगा, काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, एजुकेशन अच्छा किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, पानी मुहैया कराया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, आपको बतानी है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, रिजवान साहब दुबई से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिजवान साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आज मैं फिर उनसे ट्राई कर रहा हूँ। रिजवान साहब जुड़ें और अपनी राय रखें बिहार असेंबली 2020 इलेक्शन के बारे में। तो 2015 में ये 94 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था, तो 94 सीटों पर जो इलेक्शन हुआ था, तो इसमें आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े थे। 2015 की बात है। तो 2015 में रिजल्ट अच्छा मिला था, दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। लेकिन अभी के हालात में ये अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। 2015 में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस सब मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। उसी तरह से आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल ये महागठबंधन यूपीए मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पहला चरण जो हुआ है वो 71 सीटों के लिए हुआ, 30% वोट, 30% सीट के लिए हुआ था ये पहला चरण। तो पहला चरण जो हो गया है, तो पहला चरण 28 अक्टूबर को हुआ था और ये दूसरा चरण जो है वो कल होने वाला है, 3 नवंबर को होने वाला है। तो 3 नवंबर को कल जो आप लोग वोट डालने जाएंगे, तो वोट डालने जाएंगे तो अपने मताधिकार का उपयोग सही करेंगे, वोटों की बर्बादी ना करेंगे। वोट बर्बाद हो जाता है, आपका मताधिकार खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप वोट देते हो तो आप वोट समझो कि मेरा एक वोट कितने काम का है और किस तरह का है। तो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ रिजवान अंसारी साहब से, पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है।
कनेक्टिंग आ रहा है, लेकिन वो जनाब रिजवान अंसारी साहब, कनेक्टिंग आप करें, आप ओके करें, कनेक्टिंग आ रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि किस तरह से 2015 में आरजेडी जेडीयू ने कमाल किया था और वहां पर बीजेपी को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा था इस 94 सीट में। तो इन सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि हमको किस तरह से किस पार्टी का सपोर्ट करना है, किस नेता को चुनना है और कौन नेता आपके लिए काम करता है। क्योंकि अब जो है हिंदुस्तान में बदलाव का वक्त है। ना के मंदिर, ना के मस्जिद, ना के गुरुद्वारा, ना के चर्च घर, उनको पेट पालने के लिए रोजगार चाहिए, उनको अच्छे पढ़ाई के लिए एजुकेशन चाहिए और खेतों में काम करने वाले किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए, बिजली उनको मुफ्त देनी चाहिए और तो और उनको पानी की सुविधा भी देनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सारी चीजें होंगी तब जो है बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार में इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाना चाहिए, इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए और जो है सारा काम करने की सलाहियत होनी चाहिए उस नेता में। जो नेता आप चुन कर भेजोगे, जब वो असेंबली में जाएगा और असेंबली में जाकर आपकी बातों को रखेगा, उठाएगा और बताएगा। मुजाहिद हसन साहब सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुलाम बारी साहब सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रिजवान अंसारी साहब को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो दुबई से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, वो अकेले अपने सर पे पूरा भार उठाए हुए हैं और वो एक एक दिन में 18-19 रैलियां कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से हमको काम। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग 3 नवंबर को सुबह सुबह उठें, अपने मताधिकार का उपयोग करें और अच्छे नेता का चुनाव करें। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोगों से आज्ञा करता हूं कि आप लोग इस इलेक्शन को फेस्टिवल के तौर पर लें, इस इलेक्शन को बदलाव के तौर पर लें, इस इलेक्शन को चेंजिंग के तौर पर लें। क्योंकि मेरा बिहार कब चेंज होगा? इलेक्शन आते रहते हैं, हर 5 साल में इलेक्शन आएंगे, हर 5 साल में नई नई चीज सामने आएगी। लेकिन अब बिहार को बदलना है, बिहार को आगे बढ़ाना है। बिहार की तरक्की के लिए कुछ भी करना पड़े, वहां की जनता करने के लिए तैयार रहेगी। सब मिलकर काम करेंगे और बिहार को आगे करेंगे। जय हिंद, जय बिहार। मैं आप लोगों से फिर विनती करता हूं कि आप लोग कल सुबह सुबह उठें, अपने मताधिकार का उपयोग करें, अपने वोट को बर्बाद ना होने दें और मेरी इल्तजा है कि आप सही नेता चुने और सही वजीर आला बिहार में बनाएं जो आपके काम आए, आपके साथ रहे और आपकी आवाज उठाए। आपका अपना अलसुल ऑफिशियल आप सभी को सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल करता है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।